So let's start the today's class with our chapter life processes. So in today's class we are going to study about what is respiration. Respiration क्या होता है? Okay. So before starting today's class, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. So we have studied about what is digestion. Okay. So basically digestion is a process which starts with our mouth. Okay. एंड इट टेक्स प्लेस कम्प्लीटली इन द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से लेकर एनस तक का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है. ठीक है. तो डाइजेशन स्टार्ट्स और टेक्स प्लेस फर्स्टली इन माउथ. ओके. माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी. माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं टीथ, जो अपन खाना खाते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे 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 सिंपलर टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि खाना जो है अपनी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सके. वो खाना फर्दर मूव करके फूड पाइप या ईसोफेगस से नीचे जाता है. नीचे कहाँ जाता है? स्टमक में. स्टमक में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में और ज़्यादा तोड़ देता है. ओके. और बोलस में कन्वर्ट कर देता है. बोलस बहुत ही ज़्यादा सेमी सॉलिड या एक तरह का लिक्विड फॉर्म होता है. ओके. तो उस पर कन्वर्ट कर देता है फूड को स्टमक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो, और साथ ही साथ फूड में जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उनको मार देता है. फिर फूड वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, वहाँ पर फूड जाता है. ओके. स्टमक से निकलते ही वहाँ पर उसको सारे के सारे जूसेस मिलते हैं. मतलब लिवर से आता है लिवर का जूस, गाल ब्लैडर से आता है पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, गाल ब्लैडर से बाइल जूस आता है जो कि लिवर ने प्रोड्यूस किया है. ठीक है. तो ये सारे आके कहाँ मिलते हैं? खाने के साथ मिलते हैं ताकि खाना और इजीली डाइजेस्ट हो सके. ठीक है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. फूड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर फूड वहाँ से मूव करता है, जो भी बचा खुचा खाना है वो वहाँ से मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है. वाटर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस से बाहर निकल जाता है. सो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एक ब्रीफ में अभी रिवीजन करवा दिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, और प्लीज़ आप इसको बार बार रीड करते रहिए, लेक्चर को बार बार देखते रहिए. अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो खाना अपन ने डाइजेस्ट किया है, जो खाना अपन ने खाया है, उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करना. ठीक है. तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी अपनी बॉडी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है? ऑक्सीजन की मदद से खाने से एनर्जी रिलीज की जाती. ओके. खाने को तोड़कर एनर्जी रिलीज करवाई जाती. ओके. सो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So what is anaerobic respiration? Anaerobic respiration means respiration in the absence of oxygen. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हम लोग रेस्पिरेशन करते ही हैं, बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है? जो जानवर जमीन के नीचे रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गए, दूसरे इंसेक्ट हो गए, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से, यानी जमीन के नीचे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती. ठीक है. तो वहाँ वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपने खाने से एनर्जी लेते हैं. ओके. सो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं, ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन ऑर्गन्स का क्या क्या काम होता है. ठीक है. और रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन. हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. न्यूट्रिशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करना फूड के माध्यम से. जो खाना हम खाते हैं उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में आ जाते हैं. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स.
सो इनको डाइजेस्ट करना और इनसे एनर्जी निकालने को बोलते हैं न्यूट्रिशन. द फूड मटीरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. अब जो खाना अपन ने खाया है वो कन्वर्ट होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में. ओके, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसको अलग अलग तरीकों से करते हैं ये काम. मतलब फूड से एनर्जी बनाने का काम अलग अलग जानवरों में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग लिविंग थिंग्स में डिफरेंट टाइप से किया जाता है. ओके, कैसे? सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अपने अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज जो है वो तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग प्रोसेस था मैंने आपको बोला था वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, और जिन प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो in all cases the first step is the breakdown of glucose. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज को तोड़ना. ठीक है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज डायरेक्टली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इजीली, इसीलिए उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ओके, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको पायरुवेट बोलते हैं उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं एक ग्लूकोज से. ठीक है, तो एक ग्लूकोज टूट कर बना पायरुवेट, 2 पायरुवेट. कैसे? एक ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है तो 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन गए. इस ग्लूकोज को तोड़ने से 6 कार्बन के ग्लूकोज को तोड़कर 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बनाने की प्रोसेस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है, आप लोगों को साइटोप्लाज्म पता ही है क्या होता है. जो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वही होता है साइटोप्लाज्म. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बाद में जो पायरुवेट है वो क्रेब्स साइकिल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ये जो कन्वर्जन है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में किस चीज़ का, पायरुवेट का, ये किस में होता है, ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के टाइम पे. एक एक्सपेरिमेंट करिएगा कभी घर पे. क्या करिएगा कि लगभग आधा लीटर पानी में आप क्या करिएगा कि शक्कर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा आधा लीटर पानी में, और आप डाल दीजिएगा ईस्ट आधा चम्मच. ओके, और उसको थोड़ा सा गर्म जगह पर 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिएगा. तो 4 से 5 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो उससे स्मेल आ रही होगी खट्टी खट्टी. वो स्मेल होगी अल्कोहल की, मतलब इथेनॉल की. तो ईस्ट क्या करता है, शुगर को डाइजेस्ट करके अल्कोहल यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है. ओके, ईस्ट और कहाँ यूज होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बेकरीज में ब्रेड और केक बनाने के लिए. ब्रेड और केक फूलता ही ईस्ट से है. ईस्ट डाल दिया जाता है तो ईस्ट का जब रेस्पिरेशन होता है, यानी ईस्ट जब खाना खाता है, खाने से एनर्जी लेता है, तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड. तो बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट रिलीज करता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपने मैदा या जो भी बैटर बना रखा है केक का, उससे बाहर निकलने की कोशिश करने के चक्कर में उस बैटर को फुलाता जाता है. और उस बैटर से जब तक वो निकल पाता है तब तक बैटर इतना फूल चुका होता है कि वो अपना केक तैयार हो चुका होता है. तो ईस्ट अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसी के कारण बैटर फूलता है और अपना केक जो है वो फूल जाता है. ओके, इसीलिए आप देखते होंगे केक और ब्रेड में छोटे छोटे होल्स होते हैं. ओके, सो दिस प्रोसेस मतलब कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड takes place in yeast during fermentation. Okay, since this process takes place in the absence of air, तो ये जो प्रोसेस है यानी पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ईस्ट कन्वर्ट कर रहा है, ये इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की मदद नहीं लगती, यानी ये एनारोबिक प्रोसेस होता है. ओके, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन. अब पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाए, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो ईस्ट जो अपना काम कर रहा था,
इथेनॉल और वाटर बनाने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, किससे? पायरुवेट से। तो पायरुवेट को तोड़कर ईस्ट ने जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था रेस्पिरेशन से, वो कहाँ पर हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। बट यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी पायरुवेट जो है वो अब जो डाइजेस्ट होगा तो वो कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये 3 कार्बन पायरुवेट को किस में तोड़ देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में। ओके, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी सांस लेती है तो ऑक्सीजन लगती है, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से फूड को तोड़ देती है और क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है और एनर्जी। तो एनर्जी तो अपनी बॉडी के लिए यूज हो जाती है, अपनी बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है बॉडी से। ओके, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ये एयर की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो कहीं ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन से, वो कहीं ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जितनी एनर्जी होती है उससे, ठीक है। मतलब एनारोबिक प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी एरोबिक प्रोसेस में रिलीज होती है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। कभी कभी आपको ध्यान होगा, आप बहुत दिन बाद जब क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे आपने क्रिकेट खेला, बॉलिंग कर ली बहुत देर तक, तो अगले दिन आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो होता क्या है, मसल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बहुत कम होती है, तो मसल के सेल्स जो है वो ऑक्सीजन ले नहीं पाते, तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से यहाँ पर क्या होता है, सेकंड पाथवे फॉलो किया जाता है, और इस सेकंड पाथवे में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसके कारण अपन को क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना अपन को, जो अगले दिन दर्द होती है अपनी बॉडी, तो वो क्रैम्प्स किसके कारण होते हैं? लैक्टिक एसिड के कारण। तो वहाँ पर ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है, जो बीच वाला एरो है, उसको ध्यान से देखिए। ग्लूकोज जो है वो पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ओके, अब वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो फिर से एनारोबिक प्रोसेस से, सेंटर वाले एरो पे देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, यानी एनारोबिक प्रोसेस, वो कहाँ पर हो रहा है? अपने मसल सेल्स में हो रहा है, ठीक है। इस समय अपन बॉलिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो मसल्स में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड, और अपन को एनर्जी तो मिल रही है बॉलिंग करने के लिए, लेकिन मसल्स में क्या बनता जा रहा है? लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड की मदद से अपनी बॉडी को पेन होता है। ओके, तो let's move on. Since this process takes place in the presence of air is called aerobic respiration. The release of energy in the aerobic respiration is a lot greater than anaerobic process. Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is a 3 carbon molecule. This build up of lactic acid in muscles during the sudden activity causes cramps. तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कुल मिलाकर रिवाइज करते हैं कि अभी अपन ने क्या पढ़ा। तो अपन ने सबसे पहले देखा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू होता है। कैसे? जो ग्लूकोज अपने सेल में प्रेजेंट है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो वो उससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनाई जा सकती। उस ग्लूकोज को पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब वो पायरुवेट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देता है, तो एनर्जी अपनी बॉडी में यूज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है एक्सपायरेशन के थ्रू, और वाटर जो है वो अपनी बॉडी में यूज हो जाता है, ठीक है। अब 2 प्रोसेस जो है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है,
एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है, अपन ने पढ़ा था। ईस्ट में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट होता है, ठीक है, ईस्ट में, तो वो क्या क्या बना लेता है पायरुवेट? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। अब अपने मसल्स में क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो वहां पर क्या होता है कि पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी तो यूज हो जाती है अपनी बॉडी को चलाने के लिए, बट लैक्टिक एसिड जो है वो क्रैम्प कॉज करता है। अब है तो वो एसिड ही, तो प्रॉब्लम तो देगा ही। ओके, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी रिलीज हुई है रेस्पिरेशन से, ओके, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है, चाहे वो कोई भी रेस्पिरेशन हो, उससे बनने वाली एनर्जी आप देखेंगे कि चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में का प्रोसेस हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो यानी, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस हो, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस हो, तीनों में एनर्जी निकल रही है। तो ये जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या फिर इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से सेल एटीपी की डिमांड करता है, तो वहां पर एटीपी जो है वो एनर्जी रिलीज कर देता है सेल के लिए, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटीज इन द सेल. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. तो ATP क्या करता है? जो ATP एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है वो बाद में टूट कर क्या दे देता है? वापस से एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो सके. एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी लगती है, ठीक है. तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वही एटीपी जब टूटेगा तो एडीपी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. एडीपी क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है. तो उसमें और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी लगती है, तो एटीपी टूटकर एनर्जी देता है उन रिएक्शंस को, ठीक है. अब एटीपी के बारे में ये थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. जितनी भी सेल के अंदर प्रोसेस होती है उनमें जो एनर्जी लगती है वो कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है. द रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो एटीपी कहाँ से बनता है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला लो तो क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है. ओके, ठीक है. एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज एटीपी टू ड्राइव रिएक्शंस. यानी रिएक्शंस को करवाने के लिए जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं सेल में, उसमें एटीपी लगता है. व्हेन द थर्मल फॉस्फेट लिंकेज इन द एटीपी इज ब्रोकन ड्यूरिंग यूजिंग वाटर. वाटर से थर्मल फॉस्फेट जो लिंकेज है, यानी एडीपी प्लस पी जो लिखा हुआ है, तो वो जो प्लस है वो टूट जाता है, तो पी अलग हो जाता है, तो क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है. ओके. The energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड. जैसे ही एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. और क्या बन जाता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के टूटने से, तो वो कितनी होती है? 30.5 किलोजूल, ठीक है. थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulses, and many other activities. Okay. Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, जो aerobic reaction है वो आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है. तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ये पक्का होना चाहिए कि सफिशिएंट ऑक्सीजन हो उनके आसपास, नहीं तो उनको उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है. क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन पे डिपेंड होते हैं. वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली लीव्स और स्टम्प्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा. उन पोर्स से क्या होता है कि
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन जो है बाहर जाती है. ओके. And large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into cells or away from them. ठीक है. सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जा सकते हैं या फिर उनसे दूर जा सकते हैं. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, ऑक्सीजन निकलेगी. लेकिन अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. ओके. एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन. During the day, CO2 generated during the respiration is used up by the photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दिन में ऑक्सीजन रिलीज होती है. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट डे टाइम. ओके. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide. Okay. Animals जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ओके. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल होते हैं, जो लैंड में रहते हैं, जमीन में रहते हैं. कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. वो तो वही ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं. जो जानवर जमीन में रहते हैं वो तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं. लेकिन जो जानवर वाटर में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, बस उसी से काम चलाना पड़ता है उनको. इसीलिए मछलियाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए पानी की सतह पर आती हैं. ठीक है, बार बार ऑक्सीजन लेने. तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. अब H2O को जब आप तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं. तो वही जो ऑक्सीजन होता है वही जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस करवाता है. ओके. सो गाइज, लेट्स होल्ड दिस लेक्चर. अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या होता है. ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, लंग्स का फंक्शन देखेंगे. ठीक है. सो गाइज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज़ जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक बार बार रिपीट करते रहें. जो डाउट्स है मेरे से पूछें. ठीक है, बार बार उन लेक्चर को रिपीट करते रहें. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज. थैंक यू सो मच.